श्री परमात्मने नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्मुक्तोऽस्मि। सम्मानित आत्मीय जनों, जैसा कि इस महामारी को देखते हुए हम सबको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस विधि में, विशेष करके योग विधि में, प्रत्येक लड़ाई, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे देशीय हो, चाहे सार्वदेशीय हो, सबका समाधान दिया हुआ है। योग के सामान्य लक्षणों में, जैसा कि हम जानते हैं, शिव संहिता के अनुसार निरातंके निरालंबे निराहारे निरामये योगी योग विधानेन परिब्रह्मण लीयते। अर्थात योग की चार प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें निरातंके यानी निरातंक हो जाते हैं हम, भय नाम की चीज़ नहीं रहती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। हम पर अपना नियंत्रण होता है, और जिस व्यक्ति पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित हो जाता है वह व्यक्ति कभी संसार में किसी से भयभीत नहीं होता है। तो निरातंके निरालंबे, व्यक्ति को जीवन में निरालंबन प्राप्त होता है, अर्थात उसे अपने जीवन में कभी किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वो निरालंब हो जाता है। निराधार, किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। वह योग में प्रवीण हुआ व्यक्ति, उसकी ये स्थिति होती है। और इसके बाद जो अंतिम स्थिति और सबसे निम्नतम स्थिति है वो निरामय, अर्थात निरोग हो जाता है व्यक्ति। ध्यान दें, यहाँ योग में किसी भी रोग के लिए सामान्य और एक ही प्रकार का विधान है। इस विधान के आधार पर ही हम लोग अपने आप को निरोगित बनाते हैं। आज इस कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग टीवी अथवा अन्य समाचार पत्रों में देखते हैं तो प्रायः सांस पर आधारित कई प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। और जैसा कि हमारे योग शास्त्रों में, योग सूत्रों में चौथा स्तंभ जो है यम नियम आसन के बाद प्राणायाम आता है, जो पूरी तरह से श्वास पर ही आधारित होता है। अभी कुछ दिन पहले मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार वह डीप ब्रीथिंग के बारे में बता रहे थे, जो कि हमारे यहाँ के प्राणायाम से ही, प्राणायाम तो उस डीप ब्रीथिंग के उनके कॉन्सेप्ट से अनंत गुना प्रतिफल देने वाला है, ऐसा परिणाम देने वाला है कि जिसके आधार पर हम जीवन को समुन्नत बना सकते हैं। प्राणायाम ही वह एक सेतु है, वह एक पुल है जो हमारे शरीर को हमारे मन से जोड़ता है। हमें प्रायः सुनने को मिलता है कि आप पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक सोच बनाइए, ऋणात्मक सोच से दूर रहिए, लेकिन रहेंगे कैसे? इस बात को किसी भी जगह पे, किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं बताया जाता है कि आप कैसे पॉजिटिव रहिए और कैसे निगेटिव न रहिए। हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि योग जो है एक निषेधात्मक विज्ञान है, अर्थात इसमें ये कहा गया है कि आप ये न करें। तो यहाँ पर जहाँ हम लोग सांस के आधार पर देखते हैं, तो उन महाशय डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना था कि अगर आप सांस को 10 सेकंड तक रोक लेते हैं तो समझिए फेफड़े की क्रियाशीलता यानी लंग्स की एक्टिविटी आपकी सामान्य है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे योग शास्त्रों में एक विधान है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जो प्राणायाम के अंतर्गत आता है। वैसे प्राणायाम की कई श्रेणियाँ हैं, जिनमें नाड़ी शोधन जो है प्रमुख है। तो नाड़ी शोधन
मात्रात्मक आधार पर, जैसा कि हम अपने पिछले कई अंकों में बता चुके हैं कि पूरक, रेचक और कुंभक ये 3 क्रियाएं होती हैं। पूरक का मतलब होता है शरीर को परिपूर्ण करना, फेफड़े को परिपूर्ण करना, किससे? प्राणवायु से। और कुंभक का मतलब होता है शरीर को अंदर धारण करना। कुंभ, जैसे कुंभ में हम जल, घड़े में जल को स्थापित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राणवायु को हम अपने अंदर स्थापित करते हैं, इसलिए कुंभक नाम दिया हुआ है। और दूसरी स्थिति है रेचक। रेचक का मतलब होता है प्राणवायु को रेचन करना, बाहर निकालना। तो अब नाड़ी शोधन में, अब कालखंड के अनुसार ये मात्रात्मक जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, इसमें जो पूरक यानी सांस को अंदर खींचने की स्थिति होती है, इसमें जितना समय लगता है उसका 4 गुना समय हमें कुंभक में लगाना पड़ता है, अर्थात सांस को अंदर रोकना पड़ता है। और जितने समय में हमने पूरक किया था, ठीक उसके दुगने समय में हमें प्राणवायु को जो अंदर हमारे रुकी हुई थी उसको बाहर निकालने में यानी रेचन करने में लगाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप 3 सेकंड में पूरा पूरक कर लेते हैं, यानी सांस को अंदर पूरा भर लेते हैं। तो सांस को अंदर भर लेंगे तो आप उसको 3 का 4 गुना यानी 12 सेकंड तक अंदर रोके रहिए, और फिर 3 का दुगना यानी 6 सेकंड में उसको बाहर निकालिए। अब यहाँ पे नासा छिद्रों का क्रम बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 3 सेकंड में बाएं नाक से सांस अंदर खींचा, 12 सेकंड तक आपने अंदर रोके रखा, और 6 सेकंड में आपने उसको बाहर निकाला। तो जब आपने उसको बाहर निकाला तो बाहर भी आपको 3 का 4 गुना यानी 12 सेकंड तक रोकना है। इस चीज़ का हमने व्याख्यान दिया था पहले। और फिर जो है उसको निकाल लेना है, तो फिर 3 सेकंड के अंदर जो आपको उसको फिर से लेना है। तो इस प्रकार से इसका एक क्रम पूरा होता है। जैसे देख लें, ज्ञान मुद्रा में हाथों को करके एक नाक को मान लीजिए हमने दाहिनी नाक को बंद किया, अब बाईं नाक से खींचते हैं, और समय के लिए हम कोई मात्रा निर्धारित कर लेते हैं, चाहे गिनती गिनने की, चाहे घड़ी को सामने रख करके हम उसको करते हैं। सांस पूरी अंदर आ गई है। अब सांस को निकालेंगे, जितने में लिए थे उसके दुगने में। अब बाईं नाक से निकाल रहे हैं, अब फिर सांस को बाहर रोकेंगे, जितने सेकंड में लिए थे उसके दुगने में। अब पुनः लेंगे अंदर उसी नाक से जिससे निकाले थे, फिर भर लिया हमने, उसके 4 गुने सेकंड में रोकेंगे। फिर निकाल रहे हैं जिस नाक से पहले लिया था। इस प्रकार यदि ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो केवल 3 सेकंड में सांस अंदर लेना, 12 सेकंड में रोकना और 6 सेकंड में बाहर निकालना, फिर 12 सेकंड तक बाहर रोके रहना, फिर 3 सेकंड में दूसरी नाक से लेना, और फिर 12 सेकंड तक अंदर रोके रहना, फिर 6 सेकंड में बाहर उस नाक से निकालना जिससे हम लोगों ने प्रारंभ में लिया था। तो ये अगर 3, 12 और 6 यानी 3 सेकंड में सांस को रोकना, 3 सेकंड में सांस को अंदर खींचना पूरक, और 12 सेकंड तक सांस को अंदर रोके रहना,
कुंभक, अंतःकुंभक, और 6 सेकंड में सांस को बाहर निकालना यानी रेचन, और उसके बाद में फिर 12 सेकंड तक सांस को बाहर रोके रहना। ध्यान दें, बाहर रोके रहना। फिर जब वो 12 सेकंड हो जाए तो फिर सांस को अंदर लेंगे दूसरी नासिका से। तो इस प्रकार से नासिका का क्रम भी बदलते रहते हैं, और हम अनुलोम यानी कहने का अनुलोम विलोम और पूरक रेचक के साथ में ये क्रियाएं पूरा इस प्रकार से चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि अगर आपका 3, 12 और 6 सेकंड का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो निश्चित ही आपके फेफड़े की क्रियाशीलता जो है लगभग आपकी हमेशा 80% के ऊपर ही रहेगी। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद हम लोगों को भस्त्रिका अवश्य करते रहना चाहिए, जो कि क्रम इस प्रकार से है। ये स्थिति है जब आप प्राणायाम को करते हैं। तो अगर आपका प्रतिदिन का यह अभ्यास है तो आप इसको करते रहें। अगर प्रतिदिन का यह अभ्यास नहीं है तो आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे करने से आपकी नाड़ियाँ खुलती जाती हैं। तो यहाँ पर धीरे का क्रम ये है, पूरी सांस अंदर, फिर पूरी सांस बाहर, आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये सांस जो है हमारे नाड़ियों को खोलती। जैसा कि नाड़ी शोधन में जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो नाड़ियाँ फूलती हैं, और जब अंतः कुंभक करते हैं तो ये जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो नाड़ियाँ जो हैं सिकुड़ती हैं, और जब अंतः कुंभक करते हैं तो नाड़ियाँ फैलती हैं। किसी भी स्थिति में अगर जमाव है, कहीं भी ब्लॉकेज है, तो वो एक बार संकुचन और दोबारा फूलना यानी, तो इस प्रकार से फूलना और सिकुड़ना होते रहने से ये हम लोगों का नाड़ियों में रुका हुआ अपद्रव्य जो है पूरी तरह से पसीने से निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसको करने के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम को करके फिर उसके बाद शांतमय अवस्था में अपने आप को छोड़ देते हैं। पूरी शरीर को आप विश्राम अवस्था में रख देंगे तो भस्त्रिका के पश्चात उत्पन्न हुई ऊर्जा उन सब जगहों पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है जहाँ पर ऊर्जा की कमी से रोगों की उत्पत्ति के कारण बन रहे हैं। धन्यवाद। इसके अगले अंक में हम लोग और चमत्कारिक चीज़ों को देखेंगे।